Hello friends, I hope you are doing good. Let's start with today's edition. आज की एडिशन में हम कवर करेंगे वेस्ट बंगाल में हुए इलेक्टोरल मिसमैनेजमेंट को, देश में चल रहे मॉनसून के डेफिसिट और सरप्लस को, पेप्सी के पेटेंट अपील की रिजेक्शन को, तमिलनाडु में मिली संगम एरा फाइंडिंग्स को, सूडान में चल रहे क्राइसिस को, नॉर्वे में रॉक फॉस्फेट की डिस्कवरी को, NSDL और उसकी सेबी को की गई रेड हेरिंग फाइलिंग को। वेस्ट बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत के इलेक्शंस हुए हैं। ये पूरा इलेक्शन प्रोसेस काफ़ी लंबे समय से न्यूज़ में है, क्योंकि वेस्ट बंगाल स्टेट का एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड है इलेक्टोरल वायलेंस का, और इस ही वायलेंस को एंटिसिपेट करते हुए और इस ही कोशिश में कि होने वाला इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, कलकत्ता हाई कोर्ट ने ज़बरदस्ती ऑर्डर किया कि इलेक्शन के दौरान पैरामिलिट्री फोर्सेस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए डिप्लॉय किया जाए, और लगभग 65,000 आर्म्ड पर्सनल की डिप्लॉयमेंट भी की गई। पर 61,000 में से 60 बूथ ऐसे थे जिनमें वायलेंस हुआ, और इस वायलेंस में कई लोगों की जान भी चली गई। हिस्टोरिक रिकॉर्ड को देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में हर इलेक्शन इवेंट पर वायलेंस होता है। ऐसा वायलेंस 2018 के पंचायत इलेक्शन के दौरान भी हुआ था, 2021 में हुए स्टेट असेंबली इलेक्शन के दौरान भी हुआ था, और इस साल 2023 के पंचायत इलेक्शन के दौरान भी यही अनफॉर्चुनेट पैटर्न रिपीट हुआ है। हालांकि इलेक्शंस में एक काफ़ी हैवी पॉलिटिकल एस्पेक्ट होता है जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर इलेक्शन कंडक्ट कराने का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एक ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज है। इसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, स्टेट पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और काफ़ी और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे रीजन में जहाँ पर वायलेंस इजीली एंटिसिपेट किया जा सके, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की तरफ से रेपिटेटिव फेलियर होना काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। आप एज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट इस प्रोसेस में हुए फेलियर्स की एक केस स्टडी को समझकर उसको अपने एसे और मेंस के आंसर में एज एन एग्जाम्पल इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें, और फैक्चुअली इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मेजरली पता होना चाहिए 73rd और 74th अमेंडमेंट के बारे में। स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है और उसका मेजर रोल क्या होता है, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी पोल्स को कौन कंडक्ट कराता है, लॉ एंड ऑर्डर 7th शेड्यूल की कौन सी लिस्ट का पार्ट है। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं जिसमें डिटेल में इन टॉपिक्स को कवर किया गया है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट न्यूज़। ये न्यूज़ है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। इस साल का मॉनसून जो जून के एंड तक डेफिसिट में चल रहा था, जुलाई के पहले हफ्ते में हुई ज़ोरदार बारिश के बाद वो अब सरप्लस में आ गया है। हालांकि अलग अलग रीजन में हुई बारिश में काफ़ी वेरिएशन है, जैसे नॉर्थ इंडिया काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल सरप्लस में है, और ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया अभी रेनफॉल डेफिसिट में है। सेंट्रल इंडिया, जहाँ के किसान काफ़ी निर्भर होते हैं मॉनसून के ऊपर अपनी फसल के लिए, वो रीजन भी रेनफॉल सरप्लस में है। साउथ इंडियन रीजन अभी तक रेनफॉल डेफिसिट में है। मॉनसून का बिहेवियर एक इवॉल्विंग टॉपिक है, और हम उसके इम्पॉर्टेंट अपडेट्स अपने फ्यूचर एडिशन में कवर करते रहेंगे। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से मॉनसून और उससे जुड़े वेदर इवेंट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक्स पे बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स का क्या रोल होता है मॉनसून के साथ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का क्या रोल होता है मॉनसून के साथ, मॉनसून का लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या है, इंडिया में कितने रेन बेयरिंग सिस्टम्स होते हैं,
ये सब टॉपिक्स और कुछ और टॉपिक्स को डिस्क्रिप्शन में दिए गए नोट्स में इलैबोरेटली कवर किया गया है। वो नोट्स आप डाउनलोड कर लें। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज़। 2021 में एक मेजर कोर्ट केस हुआ था जिसमें मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी पेप्सी ने कुछ किसानों पर, जिन्होंने पेप्सी के पेटेंटेड FC5 वैरायटी के पोटैटोज को अपने खेत में उगा लिया था, उन किसानों पर पेप्सी ने लगभग 1 करोड़ रुपए की भरपाई का केस कर दिया था। एक गरीब फार्मर अब 1 करोड़ रुपए, वो भी कुछ आलू अपने खेत में उगाने की सज़ा के लिए। ये इवेंट उस समय काफ़ी न्यूज़ में था। ये केस कोर्ट में चला और सीधा सीधा सेटल हुआ फार्मर्स के फेवर में। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स वैरायटी एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी PPVFR ने लेस बनाने वाली कंपनी पेप्सी को, जिसके पास FC5 वैरायटी पोटैटो का पेटेंट था, उसका पेटेंट कैंसिल कर दिया। पेप्सी को कंपनी इस स्पेशल पोटैटो को अपने लेस चिप्स बनाने में यूज़ करती थी। FC5 एक स्पेशल टाइप का पोटैटो है जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा और उसमें मॉइस्चर काफ़ी कम होता है। ये क्वालिटीज़ स्नैक बनाने के लिए आइडियल है। पोटैटो के पेटेंट को कैंसिल करने का रीज़न ये था कि इंडियन पेटेंट लेजिस्लेशन, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट सीड्स को पेटेंट करना अलाउ नहीं करता। अब 2023 में पेप्सी की तरफ से की गई इस कैंसिल करे जाने की अपील को भी एक बार फिर से हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। इस एग्जैक्ट टॉपिक पर 2019 में UPSC अपने प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन पूछ चुका है और ये टॉपिक जनरली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पता होना चाहिए कि फार्मर से जुड़े पेटेंट्स कौन सी मिनिस्ट्री का मैंडेट है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट के क्या मेजर प्रोविजंस हैं, इस एक्ट में कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो फार्मर्स को ओवर आर्चिंग राइट्स देता है। ये सिर्फ कुछ टॉपिक्स हैं। इस न्यूज़ से जुड़े सभी एस्पेक्ट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड कर लें। उन नोट्स में एक्सटेंसिवली सभी टॉपिक को कवर करने की कोशिश की गई है। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट न्यूज़। ये न्यूज़ है इकोनॉमिक्स से। हालांकि ये न्यूज़ ऑल बाय इटसेल्फ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर इसमें मेंशन्ड टॉपिक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये न्यूज़ है कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट्स लिमिटेड NSDL ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI के पास अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया है ताकि वो जो अपना IPO कराना चाहता है उसके लिए प्रोसीड कर सके। रेड हेरिंग क्या होता है? रेड हेरिंग एक डॉक्यूमेंट है जो SEBI को फाइल किया जाता है और उसमें ब्रीफ इंफॉर्मेशन होती है कंपनी की डिटेल्स की। रेड हेरिंग में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं होती, जैसे कि IPO में इशू का प्राइस क्या होगा, कितने इश्यूज इन टोटल होंगे वगैरह। रेड हेरिंग काफ़ी ब्रीफ फाइलिंग होती है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट्स लिमिटेड NSDL क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट मार्केट इंस्टीट्यूशन है और इसके बारे में ब्रीफली बात करें तो ये 1996 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसका पेरेंट इंस्टीट्यूशन SEBI है और ये एक सेंट्रल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी है। NSDL के एस्टैब्लिश होने से पहले सारी ट्रेडिंग से रिलेटेड रिकॉर्ड पेन एंड पेपर पे होता था और NSDL ने इसको डिजिटाइज कर दिया। इस वीडियो में हम अपना डिस्कशन को ब्रीफ रखते हैं। इस इवेंट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स पर नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ ऑफ द डे। UPSC के पर्सपेक्टिव से ये न्यूज़ है एंशिएंट हिस्ट्री से, जहाँ से जनरली काफ़ी कम न्यूज़ होती हैं। तो ये न्यूज़ है तमिलनाडु से, जहाँ पर एक्सकवेशन कर रहे आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ इंटरेस्टिंग हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। ये आर्टिफैक्ट्स हैं एक गोल्ड स्टड जिसको हाईली लाइकली एक नोज़ ऑर्नामेंट की तरह यूज़ किया जाता था, एक बोन पॉइंट जिसका यूज़ प्रोबेबली
सिलाई और बुनाई था, और एक राउंड शेप्ड कार्नेलियन बीड का टुकड़ा। जिस जगह से ये एक्सकवेशन जुड़ी है, माना जाता है कि वो एक संगम एरा फोर्ट साइट है, और ये सभी मिला सामान एक इंडिकेटर है संगम पीरियड में उस समय के कल्चर का। जैसे कि नो स्टड से आइडिया मिलता है उस समय के रहन सहन का, और कार्नेलियन बीड जिसका ओरिजिन हाईली लाइकली गुजरात है, उससे आइडिया मिलता है संगम एरा के डोमेस्टिक ट्रेड का, कि उस समय पे गुजरात के साथ डोमेस्टिक ट्रेड होता था। हालांकि अपने आप में तो ये न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से संगम एरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इस टॉपिक से आपको संगम पीरियड, संगम लिटरेचर और उसकी लैंग्वेज, संगम पीरियड के पेट्रन्स और जनरली संगम कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। हम इस वीडियो में इन जुड़े टॉपिक को डिटेल में कवर नहीं करेंगे। ये सब टॉपिक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड नोट्स में मेंशन्ड हैं। आप उनको डाउनलोड कर लें और उनको अपने हिसाब से एडिट करके अपने नोट्स के साथ कंसोलिडेट कर लें। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट न्यूज़, जो कि है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने बोला है कि सूडान में पिछले 3 महीने से चल रहे सूडानीज मिलिट्री और वहाँ की पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF के बीच में क्लैश एक फुल फ्लेजेड सिविल वॉर तक एस्केलेट होने के खतरे में है। आर्मी और पैरामिलिट्री के क्लैश में अब तक लगभग 3000 लोगों की ऑफिशियली जान जा चुकी है, और सूडान से लगभग 30 लाख लोग अपना घर छोड़कर इधर उधर और अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में जान बचाने के लिए भाग चुके हैं। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इस ही साल 2023 में सूडान पर यह क्वेश्चन पूछा गया था। हम ब्रीफली सूडान क्राइसिस के बारे में बात करें तो सूडान की आर्मी और वहाँ की एक पैरामिलिट्री फोर्स रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF आपस में सूडान के कंट्रोल के लिए लड़ रहे हैं। ये जो दोनों पार्टीज आपस में लड़ रही हैं, इन दोनों ने मिलकर लगभग 2 साल पहले 2021 में वहाँ के सिविल गवर्नमेंट के खिलाफ एक सक्सेसफुल कू एग्जीक्यूट किया था। सूडान के खार्तूम और दारफुर रीजन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं, और ऐसे रीजन्स की नॉलेज डायरेक्टली प्रिलिमिनरी में टेस्ट की जाती है, तो आपको इनकी एक बेसिक ज्योग्राफिक नॉलेज होनी चाहिए। सूडान क्राइसिस और उससे रिलेटेड ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स पर नोट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट न्यूज़, जो कि है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से, और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नॉर्वे में हाई ग्रेड रॉक फॉस्फेट मिनरल के एक अंडरग्राउंड डिपॉजिट की डिस्कवरी हुई है। इस डिपॉजिट का एस्टिमेट साइज है लगभग 70 बिलियन टन, जो कि बिल्कुल बराबर है इस समय अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहे टोटल प्रूवन रिजर्व्स के। इस डिस्कवरी के बाद ये इस समय दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व है, और इससे अगले 50 साल तक पूरी दुनिया की फर्टिलाइज़र, सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक कार बैटरी की डिमांड पूरी हो सकती है। फॉस्फेट रॉक एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मिनरल है जिसका फर्टिलाइज़र और तेज़ी से बढ़ रही बैटरी इंडस्ट्री में क्रिटिकल यूज़ है। नॉर्वे में इस डिस्कवरी से पहले तक मोरक्को दुनिया का लार्जेस्ट रॉक फॉस्फेट रिजर्व होल्डर था, और उसके बाद चाइना नंबर 2 पे था। इतने क्रिटिकल मिनरल की इतनी बड़ी डिस्कवरी, वो भी ऐसे टाइम पर जब पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी पर ट्रांजिशन हो रही है, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है। यूपीएससी प्रिलिमिनरी में रॉक फॉस्फेट पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये जनरली भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट मिनरल है। इंडिया की फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री भी ओवरवेलमिंगली डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स पर, और इंडिया का 50% डाई अमोनियम फॉस्फेट इंपोर्ट होता है। तो ये न्यूज़ यूरोप के साथ साथ इंडिया के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आपको
इस न्यूज़ से रिलेटेड पता होना चाहिए, जैसे कि फॉस्फोरस साइकिल का प्रोसेस क्या है, ये इतनी स्लो क्यों है बाकी और साइकिल्स के कंपैरिजन में, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, इंडिया के रॉक फॉस्फेट इंपोर्ट के सोर्सेज क्या क्या हैं। ये सिर्फ कुछ टॉपिक्स हैं, आप इस डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड नोट्स को डाउनलोड कर लें, उनमें सारे टॉपिक्स को इलैबोरेटली कवर किया गया है।